जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बिल्कुल सच्ची घटना। ये घटना मुझे प्रोसेनजीत सोन्याल जी ने बताई है, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रोसेनजीत सोन्याल है। मैं वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं अभी गुरुग्राम में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। घटना साल 2004 की है। मैं आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं बता सकता हूँ, पर मेरे घर से कॉलेज की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की थी, तो उस वजह से मैंने कॉलेज में ही हॉस्टल ले लिया। शुरू के 3 साल बहुत मस्ती में गुजरे। इस दौरान मेरे 2 दोस्त भी बने, तपन और उत्तम। हम दोस्त हर काम एक साथ करते थे, पर कॉलेज के हॉस्टल में होने की वजह से हमें कई बार दिक्कत भी आई। तो फाइनल ईयर में हम तीनों दोस्तों ने सोचा कि हम कॉलेज हॉस्टल छोड़कर बाहर एक रूम ले लेंगे, जिस वजह से हमें दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल हम लोग ड्रिंक ज़्यादा करने लग गए थे उस समय पर, और हॉस्टल में काफ़ी दिक्कत भी आती थी। इस वजह से हमने बाहर एक रूम देखना शुरू किया। तो थोड़े दिनों के बाद हमारी तलाश पूरी हुई। हमें एक रूम मिला। रूम क्या, पूरी कोठी थी। कोठी बिल्कुल मेन रोड से 1 किलोमीटर हट के थी, और उसके आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मैदान था। और मेन रोड पे एक चाय की दुकान थी। उस कोठी में कोई नहीं रहता था। कोठी लगभग 4-5 साल पुरानी लग रही थी। उसमें 9 कमरे थे, 4 नीचे, एक रसोई, एक काफी बड़ा हॉल, और उसी से लगता एक झूमर, और उसी हॉल से जाती एक सीढ़ियां थी। सीढ़ियां सीधी ऊपरी मंजिल पे जाती थी। ऊपर 5 कमरे थे, और उसके ऊपर सिर्फ खुली छत थी। सभी कमरे खुले हुए थे, किसी पर भी ताला नहीं लगा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि इतना आलीशान घर और रहने वाला एक इंसान भी नहीं, और किराया बाकी जगह से काफी कम भी था। हमें ये घर एक डीलर के थ्रू पता चला। उसने हमें बताया कि ओनर विदेश में शिफ्ट हो गया है, और ये मेन रोड से थोड़ा हटकर है, इस वजह से यहाँ कोई जल्दी से आना नहीं चाहता। पर हमारे अंदर दिमाग कहाँ था। हमने सोचा इससे अच्छा घर हमें नहीं मिलेगा। हमने ऊपर की मंजिल का एक कमरा ले लिया, और डीलर को 6 महीने का एडवांस भी दे दिया। हम 2 दिन के अंदर वहां शिफ्ट हो गए। हम यहाँ पूरे मजे में थे। हम जब चाहते ड्रिंक करते, कभी हम कॉलेज जाते थे, कभी नहीं जाते थे। कई बार हम रात को घूमने निकल जाते थे। हमारे पास एक बाइक थी जो कि मेरे दोस्त तपन की थी। यहाँ हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। शुरू के 10-12 दिन बहुत आराम से गुजरे। फिर एक दिन तपन के पिताजी उससे मिलने आने वाले थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। वो जिस ट्रेन से आने वाले थे वो रात को लगभग 11 बजे की थी। इस वजह से तपन और उत्तम अंकल को लेने के लिए 10 बजे ही निकल गए। स्टेशन से घर की दूरी लगभग 1 घंटे की थी। वो दोनों चले गए, और मैं साफ सफाई में लग गया। मैं खाली बोतल को हटा रहा था और भी कुछ सामान सही कर रहा था। हमें डर था कि कहीं अंकल पकड़ ना ले, पर थोड़ी ही देर में मैंने सब कुछ ठिकाने लगा दिया। तभी लाइट चली गई। फिर मैं छत पर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी मुझे किसी लड़की के गाना गुनगुनाने की आवाज आई। मैंने सोचा इस वक्त कोई मैदान में घूम रहा होगा, वही गुनगुना रहा होगा। वो क्या गुनगुना रही थी वो मैं समझ नहीं पाया। फिर कुछ सेकंड के बाद वही गुनगुनाने की आवाज घर के अंदर से आने लगी। मुझे लगा घर में जैसे कोई घुस गया है। मैंने एक सरिया उठाया जो छत पर ही रखा था, और चुपचाप नीचे पहली मंजिल पर पहुंचा। मैंने दूर से आती हुई हल्की रोशनी में देखा कि एक लड़की है। वो घर में यहाँ वहां घूम रही है। मैं चुपचाप दबे पांव सरिया लिए नीचे आने लगा। फिर वो जो भी थी रसोई में गई और मुंह नीचे करके बैठ गई। और मैं रसोई में गया, और जैसे ही उसे हाथ लगाया तभी मेरे पीछे से कोई बहुत तेज चिल्लाया।
मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर जैसे ही रसोई की तरफ मुंह घुमाया, वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखों की जगह दो गड्ढे थे और उसका गला कटा हुआ था। मैं पीछे हटा और गिर गया। मैं बहुत डर गया था। फिर एकदम वो लड़की गायब हो गई। मैं उसी वक्त उठा और घर से निकल भागा। मैं मेन रोड तक भागता रहा और वहां पर जाकर खड़ा हो गया। लगभग 12 बजे के आसपास तपन और उत्तम आए। साथ में अंकल भी थे। मुझे रोड पर खड़ा देख उन दोनों ने बाइक को साइड में लगाया और अंकल को वहीं छोड़कर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तू बाहर क्यों खड़ा है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू फालतू में हमको डरा नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसा घर मिला है, ऐसा घर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और ये बात मैं अंकल के सामने ना करूं। और मुझे ये भी कहा कि मैं नशा थोड़ा कम किया करूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया, पर यह मेरा वहम नहीं था। अंकल के पूछने पर कि ये बाहर क्यों खड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत डरपोक है, अकेले नहीं रहता है। इस बात पर अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस वो हंस दिए। मेरे दोस्त मुझे पकड़कर घर लाए और मुझे शांत रहने को बोला। फिर अंकल ने पूरा घर देखा और सोने के लिए दूसरे रूम में चल दिए। और मैं अपने दोस्तों को रात भर ये बोलता रहा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, पर वो मेरी बात नहीं माने। उन्होंने मुझे कहा कि चुपचाप शांत होकर सो जा। मैं भी चुपचाप सो गया। फिर अगले दिन अंकल की दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी, जिस वजह से तपन घर ही रुक गया और मैं और उत्तम कॉलेज आ गए। मैं एक दिन पहले की सारी बात भूल गया था। दरअसल अंकल को एक ही दिन की छुट्टी मिली थी। फिर शाम को अंकल को छोड़ के आने के बाद तपन इस बार एक बोतल शराब भी ले आया और कुछ मछलियां ले आया। कुछ पकी हुई थी और कुछ कच्ची। हमने कच्ची मछलियों को रसोई में रख दिया और हम बाकी सामान को अपने रूम में ले जाकर खाने पीने लगे। हम खा पीकर वहीं पर सो गए। रात के 10-11 बजे के आसपास हम जब सो रहे थे तो हमें उत्तम के पूरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई। मैं और तपन भागकर नीचे गए और हमारा नशा पूरी तरह से उतर गया था, ये सोचकर कि कहीं उत्तम गिर तो नहीं गया। फिर हमने देखा कि वो कोने में खड़ा रसोई की तरफ इशारा कर रहा है। उसने कहा कि वहां एक लड़की खड़ी है। उसने साड़ी पहनी हुई थी, वो रसोई में कुछ खा रही थी और जैसे ही उसने पलक झपकाई, वो एकदम उसके मुंह के सामने खड़ी हो गई। ये देखते ही वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसने उसका हुलिया बताया कि उसका गला कटा हुआ था, उसका चेहरा एकदम सफेद और उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। पर तपन को यकीन नहीं हुआ, तो वो बोला, फालतू में मुझे मत डराओ, मैं किसी से नहीं डरने वाला। पर मैंने और तपन ने देखा कि रसोई में कच्ची मछलियां आधी खाई हुई लग रही थी। फिर एकदम से लाइट लपझप करने लगी। फिर हम तीनों को वही गुनगुनाने की आवाज आई। ये आवाज बिल्कुल हमारे ऊपर से आ रही थी। फिर हम तीनों ने एक साथ ही ऊपर देखा तो एक लड़की झूमर पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। ये देखकर हम तीनों बुरी तरह से डर गए और उत्तम तो बुरी तरह से चिल्लाया। हम सरपट बाहर की तरफ भागे। हम तीनों इतना डर गए थे कि हमने चप्पल तक नहीं पहनी थी और हम बहुत तेजी से मेन रोड की तरफ भागते रहे और मेन रोड पर ही जाकर रुके। तब तक चाय की दुकान भी बंद हो गई थी। इस बार हम तीनों ने एक साथ उसका चेहरा देखा था। वहीं साइड में एक आदमी लेटा हुआ था। वो हमें हाफता देख उठकर बैठ गया और हमें देखने लगा और पूछा कि क्या हुआ। तो हमने उसे सारी बात बताई। हमने बताया कि वहां पे एक लड़की हमारे पीछे पड़ी है। वो क्या है ये हम समझ नहीं पाए। तो उसने हमें कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें घर लेने से पहले पूछताछ करनी चाहिए थी। फिर हमने उससे पूछा कि ऐसा क्या है उस घर में। तो उस आदमी ने हमें बताया कि आज से 3 साल पहले यहाँ एक लड़की साफ सफाई का काम करती थी। उसे यहाँ पर रूम लेके रहने वाले
एक लड़के से प्रेम हो गया। उनका प्रेम प्रसंग कई महीनों तक चला। इसी बीच वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो लड़की अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और इसके लिए वो उस पर दबाव बना रही थी, पर उसका प्रेमी ये नहीं चाहता था। तो इसलिए उस लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की की गला काटकर हत्या कर दी। पर मारने से पहले उन्होंने उस लड़की के साथ गलत काम भी किया और उसकी लाश को अपने कमरे में छुपाकर भाग गए। पर पुलिस से कौन बच सकता है। पुलिस ने हत्या के आरोप में उन तीनों को बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। पर लोग बताते हैं उस लड़की के प्रेमी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। पूछताछ में पता चला कि उसको उसकी मरी हुई प्रेमिका दिखाई देती थी। वो अकेले में बड़बड़ाता रहता था और किसी से माफी मांगता रहता था और वो कहता था कि वो उसके कान में चिल्लाती है। और वो जो दो अन्य आरोपी थे उन्होंने कुछ दिनों के बाद आत्महत्या कर ली। उनकी लाश उन्हीं के बैरक में मिली। कुछ ही दिनों में वहां रहने वाले अन्य रूम में जो भी किराएदार थे उन्होंने वो कमरे खाली कर दिए। कहते थे रात को उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद यहाँ रहने आए कई लोग, लेकिन उनमें से 3-4 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आता। यह घर खाली ही रहता है और उस घर को आसपास के लोग मनहूस घर कहते हैं। उसने हमें कहा कि तुम हो सके तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर में जाओ और वहां उस पुजारी से मिलो। हम उसी हालत में उस तरफ भागने लगे। पर जब हम भाग रहे थे तो हमें ऐसा लगा हमारे पीछे भी कोई भाग रहा है। हमारे पीछे से किसी की जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, पर हम बिना पीछे मुड़े हुए भागते जा रहे थे। जब हम मंदिर के सामने पहुंचे तो वो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। फिर हम मंदिर में पंडित जी को ढूंढने लगे। पंडित जी मंदिर के पीछे बने एक कमरे में सो रहे थे। हमने उन्हें जगाया और सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि मैं इसका पक्का इलाज नहीं कर सकता हूँ, मैं बस कुछ विधि जानता हूँ जो तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही सुरक्षित करेगी और ये विधि सुबह सूरज निकलने के बाद ही होगी। और उन्होंने कहा कि आज रात तुम इसी मंदिर में सो जाओ, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने हमें ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया और हमारे बिस्तर मंदिर में भगवान जी के बिल्कुल सामने लगा दिए और पंडित जी भी हमारे साइड में बिस्तर लगाकर सो गए। हम भी वहीं लेट गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम फोन भी रूम पर ही छोड़ आए थे। हमने सिर्फ निकर और टी शर्ट पहने हुए थे। हम लेटे ही थे कि हम तीनों को वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। तभी हमने देखा कि वही लड़की सामने वाले पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल नीचे लटक रहे थे जो कि जमीन से टच हो रहे थे। वो बंगाली भाषा में कह रही थी, अमार काछे ईशो, आमी तुम्हाके नीते ईशाची, तारातारी कौर। इसका मतलब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, जल्दी करो। फिर हमने पंडित जी को जगाया और उस तरफ दिखाया, पर उन्हें ना ही कुछ सुनाई दे रहा था ना ही कुछ दिखाई। पंडित जी ने कहा कि ये तुमसे किसी प्रकार से जुड़ गई है। हो सके तो कल सुबह ही काली घाट काली माता के मंदिर में जाओ, तुम्हारी समस्या वहीं सुलझेगी। हम आंख बंद करके पड़े रहे। हम बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। हमें रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रही, कभी हंसने की तो कभी रोने की, पर हम आंख बंद कर लेटे रहे। फिर जब हम सो रहे थे तो वही लड़की हमें सपनों में दिखाई दी। उसने मुझसे कहा, और कोता दिन अमा के इरिए छबे, आमी अपना के नीते होबे। इसका मतलब मुझसे कब तक बचोगे, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी। जैसे तैसे रात कटी। फिर सुबह हमने पुजारी जी से विनती करी कि वो हमारे रूम में से हमारे रुपए, फोन और थोड़ा सामान लाकर हमें दे दे, तो वो मान गए। फिर हमारा सामान मिलने के बाद हम उसी समय काली घाट काली माता के मंदिर निकल गए। हम मंदिर में 2 बजे के आसपास पहुंचे। वहां हमने मंदिर के एक पुजारी को अपनी सारी बात बताई, तो उन्होंने हमारे लिए एक हवन किया और हमें कुछ परहेज दिए, जैसे कुछ साल के लिए सब कुछ बंद करना होगा, मांस और ड्रिंक करना। और उन्होंने खासकर मुझे ये कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ तो मुझे जनेऊ धारण करना होगा और मुझे
इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहने को कहा और ये भी कहा कि तुम भूलकर भी उस घर की तरफ मत जाना। फिर हमने उनसे पूछा कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता हूँ, पर शायद वो शक्ति तुम्हें 3 दिन बाद अमावस की रात को अपने साथ ले जाना चाहती है। शायद उसे तुम तीनों में अपने गुनहगार दिख रहे हैं, पर अब तुम काली माता के शरण में हो। माता ने बड़े बड़े लोगों के दुख दूर किए हैं। उन्होंने हमें अमावस तक वहीं रुकने को कहा। उन्होंने हम तीनों के लिए अगले 3 दिन तक कुछ हवन किए। इस बीच इन सब के बारे में हमने अपने घर नहीं बताया। हम 3 दिन तक वहीं रहे। पंडित जी ने हमें कहा कि वो जो भी शक्ति है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो इस घर से किसी प्रकार से जुड़ी हुई है, तो तुम भूल कर भी उस घर की तरफ मत जाना और यहाँ माता के दर्शन करने साल में 1 बार जरूर आना और जो सावधानियां रखने को कहा है वो जरूर रखना। ये बोलकर उन्होंने हमें विदा किया। उसके बाद मैं सीधा अपने गांव गया और मैं पूरी रीति रिवाज के साथ मैंने जनेऊ धारण किया। उसके बाद हम वापस कॉलेज आ गए। हमने हॉस्टल के लिए दोबारा अप्लाई किया, पर वो मिला नहीं, जिस वजह से हमने कॉलेज के बिल्कुल पास में एक दूसरा रूम ले लिया और अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करके उस घर से सामान भी मंगवा लिया अपना। जब तक हम वहाँ थे हम कभी भी उस मनहूस घर की तरफ कभी नहीं गए। हम शायद वहाँ 1 महीने तक ही रहे थे, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई वापस जाकर अपना एडवांस पैसे लेने की। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारी जॉब अलग अलग शहरों में लग गई। फिर हम वहाँ चले गए, पर वो जो भी शक्ति थी वो हम तीनों को सपनों में कभी कभी दिखाई देती थी। इस बीच मुझे और उत्तम को पता चला कि तपन ने आत्महत्या कर ली है। फिर हम उसके घर गए तो वहाँ पर उसके साथ काम कर रहे लड़कों ने बताया कि तपन ने कुछ ही दिन पहले पीना शुरू किया था। उसके बाद वो रात को रोता था और कई बार तो रात में सोते सोते चिल्लाता था। वो घर के कोने की तरफ देखकर उससे माफी मांगता था। वो बोलता था कि उसके कान में वो चिल्ला रही है। फिर मुझे और उत्तम को समझते देर नहीं लगी कि उसने पंडित जी के कहे अनुसार ड्रिंक को कुछ दिन के लिए ही छोड़ा था, पर पूरी तरह नहीं छोड़ पाया, जिस वजह से वो लड़की उसे ले गई। फिर कुछ ही दिनों के बाद मैं और उत्तम कालीघाट काली माता मंदिर गए और उन्हीं पंडित जी को ये बताया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम तीनों को चेतावनी दी थी, पर तुम्हारे दोस्त ने ये बात नहीं मानी और वो अतृप्त आत्मा उसे ले गई। और हम दोनों को उन्होंने फिर से समझाया कि जो सावधानियां बरतने को बोला है उसका नियमित रूप से पालन करना। इस बात को आज 18 साल हो गए हैं, पर हमें आज भी ये इस बात का दुख है कि अगर हम उसके माता पिता को ये बात बता देते तो शायद आज तपन जिंदा होता। खैर, जो हुआ वो बहुत दुखद था, पर अब हम क्या कर सकते हैं। मुझे और उत्तम को वही लड़की साल 6 महीने में एक बार सपने में जरूर दिखाई देती है और हम हर साल कालीघाट काली माता मंदिर जाते हैं, जिस वजह से वो लड़की हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई है और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।